अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आम इंतखाबात 2024 की गर्द अब जमना शुरू हो चुकी है। मंजरनामे के ऊपर जो धुंध छाई हुई थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही है। हुकूमत कायम हो गई है। शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुकदमा कि आम इंतखाबात में उनके साथ ज़बरदस्त धांधली की गई, उनको 80 नशिस्तों से महरूम किया गया, उसके हवाले से जो उनका केस था उसकी बुनियाद थी फॉर्म 45। फॉर्म 45 के मुताबिक वो ये दावा करते थे कि उनके पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं उनमें वो जीत गए हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती हरा दिया गया। फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा तब्दील कर दिया गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का दावा बज़ाहिर गलत लगता है, लेकिन तहरीक इंसाफ अब इस हवाले से क्या कहती है, उनका क्या मौक़िफ़ है। क्या वो ये समझते हैं कि कोई टेम्परिंग की गई है इन फॉर्म 47 के हवाले से? ये एक बड़ा अहम मामला जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मरकज़ में इन नशिस्तों की, मखसूस नशिस्तों की लगभग 23 मखसूस नशिस्तें उसकी तकसीम के हवाले से कल एक इजलास करने जा रहा है, और ये जायज़ा लिया जाएगा कि किस तनासुब से किस जमात को कितनी मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, जो कि हिस्सा बनता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। ये अहम मामला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हैरान कुन तौर पर बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, उन्होंने जितनी नशिस्तें जीती आपके इल्म में है, लेकिन वो जमातें जिन्होंने चंद नशिस्तें जीती थी उनको बड़ी तादाद में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। 7 जनरल नशिस्तें जीतने वाली JUI जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उनको ख़वातीन की 10 नशिस्तें, यानी कि कुल उन्होंने 7 जीती हैं और 10 उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है उसने 6 जनरल नशिस्तों के ऊपर इंतखाब जीता था, 8 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, 4 नशिस्तें जीतने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तें मिल गई, और PTI पार्लियामेंटेरियंस और ANP इन जमातों ने एक जनरल नशिस्त जीती थी, और इनको 100% यानी कि एक मखसूस नशिस्त जो है वो अलॉट कर दी गई है। तो ये एक मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया है, लेकिन बज़ाहिर लगता यही है कि जो नंबर गेम है वो अब इस किस्म की हो गई है। आइन साजी के लिए लगता है कि नंबर हुकूमती इत्तेहाद के पास पूरा हो गया, और एक वीक अलाइंस ज़रूर है, एक वीक कोलेशन ज़रूर है, उनके दरमियान दरारें ज़रूर है, लेकिन बड़ी बड़ी कानून साजी के लिए, बड़े बड़े अहम मामलात के लिए, आइन बनाने के लिए, आइन को चेंज करने के लिए उनके पास मतलूबा नंबर मौजूद है। यानी कि अगर बाइंडिंग फोर्स बरकरार रहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह एक लड़ाई जो पाकिस्तान में सियासी लड़ाई आपको पता है कि कब से जारी है, क्यों जारी है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वफाक के साथ रब्ता तो रखेंगे, लेकिन उनके साथ जो है वो मामलात कुछ अच्छे नहीं चलेंगे। अब ये मामला कैसे अनफोल्ड होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजर्व्ड सीट्स के डिसीजन के ऊपर अनाउंस कर दिया है कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। गवर्नर पंजाब का मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तय हुआ था मुस्लिम लीग नवाज से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। 3 नाम इस वक्त जो है वो फ्लोट हो रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब का नाम है, उसमें मखदूम अहमद महमूद का नाम है, और नदीम अफजल चंद साहब का नाम जो है वो ज़ेर गर्दिश है। लेकिन कुछ शुनीद इस किस्म की है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने चंद साहब के, क्योंकि बड़े क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो उनके नाम के ऊपर कोई एतराज़ कर दिया है। शायद चंद साहब जो हैं वो इस लिस्ट से आउट हो जाए। शहबाज शरीफ से मुलाकात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने, और PTI की रेजोल्यूशन तमाम सियासी कैदियों को बशमूल साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, इनको रिहा करने के हवाले से करारदाद जो है वो जमा करा दी है। ये है वो मंजरनामा जिसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से नई हुकूमत कायम होने पर शहबाज शरीफ साहब को तहनीती पैगामात भेजे जा रहे हैं। इस मंजरनामे पर बहस करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, आजकल जो है वो कुछ अलहदगी चल रही है, और जो तंगी साहब हैं आजकल मीडिया में बड़ा इनके ऊपर फोकस भी है। सोशल मीडिया के हवाले से एक करारदाद जमा करवाई थी, फिर वो वापस ले ली। जमा क्यों कराई थी, वापस क्यों ली, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं GDA के सेक्रेटरी जनरल जनाब सफदर अब्बासी साहब।
वो टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन करें। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू का हम करेंगे जनाब शौकत बसरा साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और अपने हलके के हवाले से इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है। मेरे पास प्रोग्राम में भी आए थे और अपने साथ एक इतना बड़ा दत्था जो है, एक फोल्डर जो है वो लेकर आए थे जिसमें फॉर्म 45 मौजूद थे। तो बसरा साहब, ये जो फॉर्म 45 आपने मुझे दिखाए थे उसके मुताबिक तो आप कह रहे थे कि आप जीत गए हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जारी किए हैं, अपनी वेबसाइट पर लगाए हैं, क्या आप अब हम आपके क्लेम को क्या समझें? ईसा नकवी साहब, पाकिस्तान तो हमने लिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज 76 साल तकरीबन हमें हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। अगर हम 1947 से देखें तो आज 76 साल बाद दोबारा कहानी 47 फॉर्म पे आके ख़त्म हो गई है। यानी कि जो नॉमिनेशन पेपर्स छीनने से कहानी शुरू हुई थी, वो ख़वातीन जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं जिनको जेलों में बंद किया गया, उनकी सीटें छीनने तक आकर ख़त्म हो गई। और इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो फ्रॉड, जो उन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आईनी इदारे के सरबराह हैं कहने के, तो मैं इसकी नज़ीर इसकी तारीख पाकिस्तान में मिलती नहीं है। अभी आपने कहा फॉर्म 45 वाली बात, फॉर्म 45 का पैगाम हमें तो यही दिया गया था ताकतवर अदारों के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन उनकी तरफ से, कि इन पे पकौड़े रख के बेचें। और एक पैगाम ये आया था, जो मर्जी हो जाए, तहरीक इंसाफ के मैंडेट को नहीं मानना। और इसका मतलब यह है कि आप 80-90% पाकिस्तान के बगैर हुकूमत करना चाहते हैं, आप कब्रों के हुक्मरान बनना चाहते हैं। और आप इदारों के जरिए, मैं समझता हूं कि जो गठजोड़ हुआ था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पूरी एक प्लानिंग मनसूबाबंदी के तहत ये इलेक्शन, जो हम लंदन प्लान कहते हैं, लंदन प्लान जो है वो अपने आखिरी मराहल में है। और लंदन प्लान में ये चीजें डिस्कस हो चुकी थी कि यहां पर कोई आइन नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बंदूक के जोर पे, डंडे के जोर पे, और इदारों में जो सरबराह बैठे हैं वो जो फैसला सादर कर देंगे। अवाम जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको तो ये समझा गया है। बसरा साहब, जो फॉर्म 45 आपके पास है और जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए हैं, तो अभी वो क्या रमजान का महीना आ रहा है, वो पकौड़ों वाली बात करनी पड़ेगी? बड़ा मजाक है ईसा नकवी साहब कि शौकत बसरा के पास जो फॉर्म 45 ओरिजिनल पड़े हैं, उनको टेम्परिंग करके, मैं आपको अभी मिसाल देता हूं, अभी वो सारी हम चीजें तैयार करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शौकत बसरा के एक पोलिंग स्टेशन जो मरोड का है, वहां 978 वोट थे, 978। सही। ये जो इजाजुल हक साबिक डिक्टेटर अमर जनरल जियाउल हक का बेटा है, उसके वहां वोट थे टोटल 78। उनको क्या किया गया है? उनको 978 कर दिया गया है और मेरे वोटों को 78 कर दिया गया है। एक मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। और 70 एक सेकंड बसरा साहब 978 जमरोट आपके थे, आप कह रहे हैं? हमारा एक इलाका है, मेरे हल्का हरुणाबाद कोटाबास में, उसकी एक बहुत बड़ी आबादी है मरोट। वहां पे एक हल्का है 318 और 319 मरोट। वहां पे शौकत बसरा वोट लेता है 978। और ये जिसने झूठा हलफ उठाया है, वैसे तो आधी असेंबली से ज्यादा लोगों ने अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हलफ उठाया है, कहां अल्लाह की रहमत आनी है। वो मोहम्मद इजाजुल हक, उसका जो फॉर्म 45 अपलोड किया गया है, उसके 978 कर दिए गए हैं और शौकत बसरा के 78 कर दिए गए। नहीं तो आपका क्या मिसाल आपका मुझे ये बताएं बसरा साहब, आपका जो 9 था 978 वाला, उस 9 का क्या किया है? उसकी मैं फिर उन्होंने यहाँ पे टेम्परिंग बड़े, एक तो इन्होंने ये किया है कि अभी एक मिसाल मैंने ये दिया, ये फॉर्म 48 नया तैयार हुआ है। अभी आपको एक मिसाल मैं और दे देता हूं। अच्छा ये नया तैयार हुआ है, उसका सॉफ्टवेयर पुराने वाले फॉर्म का अपडेट नहीं किया? पुराने फॉर्म वाले का अपडेट नहीं किया। ये इन्होंने वारदात किस तरह डाली है, पाकिस्तान को किस तरह ये बनाना, रिपब्लिक बना रहे हैं। और ये इन्होंने चूंकि मैसेज ये दे रहे हैं कि कोई इलेक्शन की अहमियत नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे,
तो इस मैं पे आपको हल्का जो अपना और बता देता हूं। नहीं, इस पे मुझे ये सुनिए, बताएं, सुनिए। नहीं इसी के ऊपर है बसरा साहब, ये जो आप जिस फॉर्म का हवाला दे रहे हैं, क्या नूरुल हसन तनवीर साहब जो नून लीग के कैंडिडेट थे, क्योंकि जीते हैं ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे, जिनके आपके मुताबिक 58,000 वोट थे, रनर अप थे जो नूरुल हसन तनवीर हैं जिनके 72,000 वोट थे, और आपके 1,02,000 थे वोट। नहीं, मेरे 97,610 97,000, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं जीत रहा था। 97,600। हाँ जी, जो फॉर्म 45 आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, क्या इसका फॉर्म 45 नून लीग के पास भी वही है जो आप बता रहे हैं? वही नून लीग के पास है, वही लब्बैक के पास है, वही आपका जमात इस्लामी के पास है, वही पीपल्स पार्टी वाले के पास है। सही। फिर तो इसका मतलब यह, मैं आता हूं आपके पास बसरा साहब, इसका मतलब यह है कि फिर वो पकौड़े जो है ना, वही मामला करना पड़ेगा। तंगी साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नतीजे में, जी जी जी, आप कंप्लीट कर लें बसरा साहब। एक पाकिस्तानी, बतौर एक वकील के, मेरे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज हम कहां पहुंच गए हैं कि यहां जिस मुल्क के अंदर बुलेट के जरिए बैलेट को छीन लिया जाए, वहां पर मैं नहीं समझ सकता कि किसी तौर पर अमन हो सकता है। सही। वहां पर इंतशार नहीं होगा, अफरा तफरी नहीं होगी। ये आप देखेंगे। बसरा साहब, मैं आपके पास नतीजा वापस आता हूँ। मुझे बहुत भयानक नजर आ रहा है। आप शौकत भाई, मैं आपके पास आता हूँ। तंगी साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन करवाया हमने, अरबों रुपए खर्च हुआ, पूरे मुल्क में एक मोबिलाइजेशन हुई, मैस मोबिलाइजेशन, इतनी बड़ी एक्सरसाइज से हम गुजरे हैं, और असूली तौर पे तो होना ये चाहिए था कि इसके नतीजे में ये जो लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई, जिसकी वजह से बहुत डैमेज हो रहा है, पाकिस्तान में दरारें पड़ी हुई हैं, लोगों में पोलराइजेशन है, नफ़रत की एक फ़िज़ा है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है, ये ख़त्म होता। अब ये फॉर्म 45 आने के बाद पीसीपी की वेबसाइट पे अब मामला ठीक हो जाएंगे, या ये जो मशवरा इनको मिला है पकौड़े बेचने का, उसमें रख के रमज़ान के महीने में, इससे मामला ख़राब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक़ी साहब, मैं समझता हूँ मैंने 1980 से मैंने पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स शुरू की है, और आई थिंक 44 साल बाद मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ पीपल्स पार्टी से। लेकिन आज जो मैं डिस्कशन करूँगा, मैं पीपल्स पार्टी की नहीं, बल्कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की बात करूँगा और पाकिस्तानी की बात करूँगा। देखिए, मुझे ऐसा लगा जब जिन लोगों ने ओथ ली है नेशनल असम्बली में, उनकी तकारीर जब मैंने सुनी, तो उसने ये नहीं बताया कि मैं भी उन लोगों में से हूँ कि मैं भी रात के अंधेरे में लोगों के दरों पे गया था। क्या जब 1 अरब रुपए की मैंने बातें सुनी है कि 1-1 अरब रुपए लिए गए हैं, तो ये तो बताएं ना किसने दी हैं, वो भी सामने ले आए, और जिसको दी हैं उनका भी तो नाम बताएं। लेकिन जो तकारीर मैंने सुनी है, मैं एज ए पाकिस्तानी, मौलाना फजलुर रहमान ने तो बताया है ना, देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जिसने मेरे खिलाफ सदर का कैंडिडेट बनना था, उसने तिजोरियों के मुंह खोले। देखिए मेरी तो वो तो बने हैं जरदारी साहब। देखिए मैं तो नहीं, देखिए मेरी बात सुने। वो पंजाब, वो कह रहे सिंध असम्बली, केपी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई है। देखिए मेरी बात सुने, तो ये तो बताएं ना, ये बताएं कि किसने पैसे दिए। क्या आप लोग जो तकारीर करते हैं, जो इदारों को बदनाम करते हैं, जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को तबाह करते हैं, जो पार्लियामान में आकर जो 3-4 दिन से मैं जो तकारीर सुन रहा हूं, नॉट एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तानी, दिल दुखता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम देख रहे 3-4 दिन से कि कैसे कैसे तकारीर आप सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज ज़रूरत इस बात की है कि अगर रिजोल्यूशन के जरिए आप किसी की रिहाई मांगते हैं, मैं इससे मुतफिक नहीं हूं, बल्कि बसरा साहब, देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। मियां साहब में भी होना चाहिए था। देखिए, हाँ, ये नहीं कि बायोमेट्रिक मशीन चल के जा रही है। बसरा साहब भी पीपल्स पार्टी में रह चुके थे और मैं भी पीपल्स पार्टी में रह चुका हूं। अभी ओपीटीआई में है, मैं एक किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। लेकिन अगर जरदारी साहब ने 20 साल अदालतों को फेस किया है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों पे अगर आप एतमाद नहीं करते हैं, अगर आप इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं करते हैं, अगर आप पार्लियामान पे एतमाद नहीं करते हैं, अगर आप अफवाज पाकिस्तान को नहीं मानते, तो फिर मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तानी होने का दावा क्यों करूं? फिर मुझे किसने हक दे कि मैं पाकिस्तानी होने का दावा करूं? मुझे हक है
कि मैं कम से कम किसी जगह पे तो ये साबित करूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। आज जिन लोगों पे केसेस हैं, जो कैद में हैं, उन अदालतों को फेस करे सर, उनके पास अच्छे अच्छे वकील हैं सर। अगर सपोज देखें सर, हमारे सामने वाकयाती शवाहिद, आप उसका जवाब दें ना। हमारे सामने वाकयाती शवाहिद हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जी, वो धांधली के इल्जामात की तौसीक करता है। सही, यानी हो सकता है कि ये बात किसी को पसंद ना आए, लेकिन इंटरनेट सर्विस का बंद होना, मोबाइल फ़ोन का बंद होना, ताकि लोगों को मुश्किल दरपेश आई, जिसकी वजह से अपने पोलिंग स्टेशंस जहाँ पर उन्होंने जाके वोट पोल करना है उसमें तकलीफ़ पेश आई। जो रन अप टू द इलेक्शन है उस पर जो कुछ हो, और फिर जैसे ही इलेक्शंस आने का सिलसिला शुरू हुआ, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जगमगाने शुरू हुए, उस पर एक पैटर्न इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आया, साथ ही इलेक्शंस के रिजल्ट्स रुक गए। उसके बाद वो 8 घंटे 10 घंटे का जो गैप है, उसके बाद कहानी में जाहिर है कि ये वो सवालात हैं। मैं आई एम नॉट अ जूरी, आई एम नॉट जज, मैं ना अदालत हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फोरम नहीं हूँ जो ये एस्टैब्लिश कर सके जी, लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनफ है। ये आप ऐड कर दें जो आपने करना है। मैं एक बात और ऐड कर जी कि मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है ये पाबंद था 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 अपलोड करने का। 22 तारीख को हो जाने चाहिए थे, 22 फरवरी को। आज मेरे ख्याल में अराउंड 1 महीने के बाद आज वो जो निकाले गए हैं फॉर्म 45, जो पता नहीं कौन कौन से बाजार से और कौन कौन से तैयार करके कहां टेम्परिंग कर, ये बहुत बड़ा जुर्म है। सही, मैं तंगी साहब से इस पर बात करता हूँ। बसरा साहब, मैं तंगी साहब से बात करता हूँ। मुझे ज़रा सफदर अब्बासी साहब को जो है वो शामिल करने दें। सफदर अब्बासी साहब, आप लोग भी सरापा एहतजाज हैं, सिंध में हम देख रहे हैं जो एहतजाज हो रहा है। फॉर्म 45 लग गए हैं जनाब, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, और बसरा साहब के मुताबिक तो उनको मशवरा दिया गया कि अब इसमें पकौड़े रख के बेचें। तो आप लोग क्या करेंगे? पकौड़े बेचेंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, पहली बात तो साहब, बुनियादी बात यह है कि हमारा जो इशू सिंध के अंदर है वो फॉर्म 45 है, न 47 न 48 है। अच्छा, हमें तो एक 15 साल हुकूमत की जो रेमनेंट से उनके हवाले कर दिया गया कि जी आप इलेक्शन लड़ें, और जो 15 साल की वहाँ पे गवर्नमेंट थी जरदारी साहब और उनके लोगों की, उसी हवाले से जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसी हवाले से फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तमाम तर जो है ना जो कैबिनेट जो उनके ऑफिसर से, वही ऑफिसर से जो मुराद अली शाह साहब के साथ काम करते थे, फिर उन्होंने जो है ना वो जो है ना डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज वही लोग लगाए जो कि 15 साल से उस गवर्नमेंट के साथ जो नथी रहे, जो उनके फायदे उठाते रहे, जो उनके बेनिफिशियरी रहे। और फिर उन इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं लोगों को उठा के जो है ना वो आरओज और डीआरओज बना दिया, जिसको माजरत के साथ जस्टिस ईसा साहब ने उनको सेक्टर करा दिया कि जी यही आरओज और डीआरओज रहेंगे। और उसके बाद जो ना उन्होंने जो ना पोलिंग स्कीम्स बनाई, हमारी पोलिंग स्टेशन 50-50 पोलिंग स्टेशन फी कॉन्स्टिट्यूंसीज की तब्दील करके जो ना लोगों के घर, अपने ओताकों में, लोगों के स्कूलों में, लोगों के घरों में, गाँवों में लेके चला जाया गया। उन्हीं लोगों ने फिर जो ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाए, उन्हीं लोगों ने पोलिंग ऑफिसर्स लगाए, और उन्होंने फिर इलेक्शन कराया। और हत्ता कि आखिर में ये इल्जाम भी लगे कि जी बैलेट पेपर्स भी बांटे गए जो कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर कास्ट तो ये सुतेला सलूक तो ये जो है, सारी हमारी जो 4 डिवीजन हैं, मैं कराची को थोड़ा सा जो ना अलग करके जो 4 डिवीजन हैं या 5 डिवीजन हैं हमारे, हैदराबाद है, शहीद नजीबाबाद है, अपना मीरपुर खास है, लड़काना है, सखर है, उनकी तो ये कहानी है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं सफदर अब्बासी साहब, आप जो बता रहे हैं कि आपके साथ तो बड़ा सुतेलों वाला सलूक हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, JUIF, GDA और MQM, आप लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने ये बताया कि 15 साल से एक जमात काबिज है, कराची वाला सिस्टम आपने उसका तस्करा किया, आपने कहा हमने मुतबादिल प्लेटफॉर्म दे दिया, हम मिलकर जो है वो सिंध के अवाम को छुटकारा दिलाएंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सारे इल्ज़ामात लगाए। अब उसमें आपके और GDA के साथ तो आप देखें कि हम वहाँ पर जो हमने नताइज देखे हैं वो सामने आ गए। MQM में कौन से गुण थे कि वो आपके साथ बैठे? MQM में कौन से गुण थे? वो गुण उनमें कौन से थे कि वो आपके साथ स्टेज पे बैठे, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे? कराची में वो तो अपना बड़ा अच्छा खासा हिस्सा ले गए।
बस वो एमकेएम वाले बेनिफिशियरी हो गए सारे सिस्टम के। और मैंने जब इलेक्शन गुजरा तो मैंने अपने एमकेएम के दोस्तों से रब्ता किया, उनसे पूछा कि जी अब क्या होगा, तो उसका अभी तक मुझे उनसे की तरफ से जवाब नहीं मिला कि जी अब क्या होगा। लेकिन बहरहाल कराची की जो ना बात फिर फॉर्म 45 47 की आ जाती है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन जो है ना, जो लगता है बाहर पीटीआई जीत रही थी, और जिसकी वजह से अगर पीटीआई को रोकने के लिए फिर एमकेएम का इस्तेमाल किया गया और वो सीटें सारी की सारी उनको दिलवाई गई। अब ये एमकेएम वाले बेहतर जवाब दे सकते हैं कि जी वो तो जो भी पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं उनके बारे में, और वो पीपल्स पार्टी वाले के बारे में कह रहे हैं, वो तो आप आ चुकी है ना, वो सारी वीडियोस भी आ चुकी हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या इल्जामात लगा रहे हैं वो भी आपके सामने है। सही। तो एमकेएम यकीनन सारे सेटअप की एक बेनिफिशियरी रही। लेकिन जो बुनियादी बात जिस पे आऊंगा ऐसा वो ये कि आप जो है कानूनी मुश्किल में हम पड़े रहेंगे कि जी अब फॉर्म 45 अपलोड, यानी फॉर्म 45 अपलोड हो गया 1 महीने के बाद, तो क्या उसकी वैल्यू है? मेरी नजर में उसकी तो कोई, मेरी नजर में तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सही। वो तो एक जो है ना, जो चाहे आप बना के रख दें। अब बुनियादी बात सही। ये है कि सफदर अब्बासी साहब काफी अपनी जगह मेरे साथ रहे। मुझे जी। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नशिस्तों का मामला है, फिर इन सियासी जमातों का आइंदा लाए अमल क्या होगा, इस पे बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।